हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। तो चलिए, जो आज हम लोगों की बिहार की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग देखेंगे बिहार की कला एवं संस्कृति के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बिहार की कला एवं संस्कृति पे जाने से पहले हमको सर्वप्रथम जान लेना है कि संस्कृति का क्या मतलब होता है, संस्कृति क्या होती है। तो संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसको जानने के बाद हम उस एरिया से संबंधित या उस राज्य से संबंधित या फिर उस देश से संबंधित सारी गतिविधियों को जान सकते हैं। अगर हमको किसी देश की संस्कृति का पता चल गया तो हम उस देश की आर्थिक स्थिति को जान सकते हैं, उस देश की या उस क्षेत्र की हम लोग जो है राजनीतिक स्थिति को जान सकते हैं। वहाँ का मतलब संस्कृति एक बहुत बड़ी अवधारणा है। संस्कृति शब्द जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा है और इसके अंदर ही, जैसे अगर इसको मैं मान लूँ संस्कृति, ये पूरा ये जो हमने एक वृत्त बनाया, इसको अगर मैं मान लूँ संस्कृति, तो सभ्यता सिर्फ इतना होता है इसका। यानी कि संस्कृति जो होती है वो उसमें जो है सभ्यता शामिल होती है। सभ्यता जो है किसी भी चीज़ के भौतिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाती है, भौतिक पहलू को दर्शाती है सभ्यता। जबकि संस्कृति के अंतर्गत सभ्यता शामिल होती है। वहाँ का रहना खाना पीना कैसे है ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। वहाँ का पहनावा क्या है ये चीज़ इसमें शामिल होती है। यानी कि एक संस्कृति अपने आप में बहुत विशाल अवधारणा रखती है और संस्कृति जो है संस्कृति के अंदर ही जो है सभ्यता समाहित होती है। ठीक है, तो इतनी बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो देख लेते हैं हम लोग बिहार की कला एवं संस्कृति के बारे में। देखो, किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन की पहचान में बौद्धिक विरासत के साथ साथ कला, पर्व, त्योहार, मेले, उत्सव तथा लोगों के रहन सहन की महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, आगे देखो। कलात्मक दृष्टि से बिहार जो है कलात्मक दृष्टि से बिहार काफ़ी मतलब बिहार का इतिहास काफ़ी बहुआयामी तथा समृद्ध रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि यहीं पर आपके जो है मगध साम्राज्य स्थापित था। मगध साम्राज्य में बहुत सारे राजा हुए। उसी में आपको पता चलता है कि नंद वंश का भी शासन था। नंद वंश का जो शासक था उसने जो है यहाँ के मतलब चाणक्य जो गुरु थे उनकी मतलब किसी बात को लेकर उनसे कुछ मतलब आपसी मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद जो है चाणक्य ने कहा कि जब तक मैं जो है अपनी जो बाल की चोटी होती है मैं तब तक इसको मतलब नहीं बांधूंगा जब तक मैं आपको समाप्त नहीं कर दूंगा, मतलब आपका सर्वनाश नहीं कर दूंगा। तो फिर इसी के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य इनको मिलते हैं। ये बड़ी लंबी कहानी होती है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं और अंततः जो है चंद्रगुप्त जो है इनके नेतृत्व में, यानी कि जो अपने चाणक्य हैं, चाणक्य के नेतृत्व में जो है रहकर उसको पराजित कर देता है और वहाँ पर जो है मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। तो मौर्य वंश अपने आप में वहाँ की स्थापत्य कला, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का संसाधन, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये कह रहा है कि बिहार का ऐतिहासिक मतलब बिहार का इतिहास जो है काफ़ी बहुआयामी और समृद्ध है। ठीक है, तो बिहार के कला के इतिहास में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्र का अद्भुत सम्मिश्रण रहा है। आधुनिक काल में यह परंपरा संगीत, नृत्य, पर्व, त्योहार आदि के रूप में और अधिक विकसित हुई। देखो, यहाँ पे एक बात आती है स्थापत्य कला। स्थापत्य से बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि स्थापत्य क्या होता है। स्थापत्य कला का सीधा सा मतलब है कि जो है वास्तुविद्या का मतलब भवन निर्माण की कला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है एक राजप्रसाद था जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है इसको बनवाया गया था। ये पूरा लकड़ी का बना हुआ था और इसमें लगभग 80 खंभे थे। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि बिहार इन सब मामलों में काफ़ी समृद्ध रहा है। ठीक है, तो आधुनिक काल में यह परंपरा संगीत ने ले ली, नृत्य ने ले ली, पर्व त्योहार आदि के रूप में अधिक विकसित हुई। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार में कला के कौन कौन से रूप हैं। देखो, स्थापत्य कला हमने बता दिया क्या है। चित्रकला आप लोग समझ ही रहे हो, चित्रकला यानी कि चित्रकारी वगैरह करना। संगीत कला, नृत्य एवं लोक नाट्य
पर्व त्योहार मेले, मतलब बिहार में कला के रूप में इतनी चीज़ों को जाना जाता है। ठीक है, अब देखो स्थापत्य कला क्या है। स्थापत्य कला के बारे में यहाँ पे दे रहा है। स्थापत्य कला, मौर्य काल बिहार में कला परंपरा के स्थायी प्रमाण मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल के दौरान बने राजप्रसाद, देखो राजप्रसाद आ गया, स्तंभ आ गया, स्तूप आ गया, गुफा आ गई। अब गुफा में आपकी बराबर की जो गुफाएं हैं और आजीविक संप्रदाय से संबंधित जो गुफाएं थी, एक नागा अर्जुन करके, ठीक है, तो ये सारी गुफाएं आ जाएगी। स्तूप बौद्धों से संबंधित होता है, जिसमें क्या मतलब बौद्ध धर्म के जो मतलब बड़े भिक्षु होते हैं उनका मतलब कुछ जैसे उनसे संबंधित जो वस्तुएं होती हैं स्तूप के अंदर रखी जाती हैं। ठीक है, स्तंभ आपको पता है कि स्तंभ लेख होता था अशोक के काल में, मतलब स्तंभ एक मतलब ऐसे कोई एक आसम पत्थर रहता था, उसको काट के जो है उस पर कुछ लेख जो राजा चाहता था, मतलब राजा के एक तरीके के नियम और कानून होते थे और उस पर मतलब बहुत सारी बातें लिखी होती थी। राजा कर किस हिसाब से वसूल करेगा, राजा का मतलब कैसे कैसे कर लेगा, और राजा का मतलब अगर कोई परेशान कर रहा है तो राजा को कैसे सूचित किया जाएगा, ये सारी बातें इस मतलब स्तंभ लेख में जो है लिखी हुई होती थी। ठीक है, अब राजप्रसाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है ये बनाया गया था और ये पूरा लकड़ी का बना हुआ था, 80 खंभों पर ये टिका था। ठीक है, पटना के कुम्भरार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है जिसमें 80 स्तंभ थे। ये गोलाकार स्तंभ एकाश्म पत्थर के बने थे। संभवतः यह महल पत्थर के स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था। जो महल था इनका वो पत्थर से मतलब निर्मित, इसका बेस जो है आप कह लो, बेस जो है पत्थर का था और फिर उसके ऊपर जो है लकड़ी का महल बना हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। देखो, अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकाश्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया। ठीक है, धर्म प्रचार के लिए। अब बाद में हमको पता होता है कि अशोक जो है बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है। हालांकि ऐसा एक कहा जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर जो है राजगद्दी प्राप्त की थी अशोक ने। अब क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इतिहास में यही चीज़ें बताई जाती हैं कि इन्होंने 99 भाइयों का मारकर जो है गद्दी प्राप्त की थी। इनका हृदय परिवर्तित कब हुआ, जब उड़ीसा में एक इन्होंने युद्ध किया था, वहाँ से इनका हृदय जो है परिवर्तित हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो वहीं से इनका हृदय परिवर्तित हो गया। और परिवर्तित होने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और फिर बौद्ध धर्म का ही प्रचार इन्होंने ये करने लगे। इनका लड़का था और इनकी बेटी आई थिंक संघमित्रा नाम था उसका, उसको इन्होंने भेज दिया वहाँ पे श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं फिर हम लोग बिहार में ये अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकाश्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया। इन स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृति जो उल्टे कमल के फूल पर स्थित थी। बिहार में ये स्तंभ लौरियागढ़, नंदनगढ़ यानी कि पश्चिमी चंपारण में, लौरिया अर्राज यानी कि पूर्वी चंपारण में, रामपुरवा यानी कि पूर्वी चंपारण में, बसाड़ यानी कि वैशाली में प्राप्त हुए हैं। अब देखो, जो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार के किन किन जिलों से जो है अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं, तो एक पूर्वी चंपारण से मिला है, एक पश्चिमी चंपारण से मिला है, एक जो है बसाड़ यानी कि वैशाली से मिला है। ठीक है, तो इन जिलों से जो है मिला था। एक आध ऑप्शन आपको अलग हट के दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको वही लगा देना है। ये एकाश्म स्तंभ जो है चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है। मतलब चुनार एक जगह है, आई थिंक सोनभद्र में है ये जगह, तो वहाँ से जो है पत्थरों को लाया जाता था और ये धूसर बालू के पत्थर से निर्मित, मतलब जो एकाश्म स्तंभ लेख बनाया जाता था वो इन्हीं प्रकार के पत्थरों से बनाया जाता था। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पे आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक एवं उनके पुत्र पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागा अर्जुन की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण करवाया था। बराबर की गुफा कहाँ है, ये बराबर की गुफा कहाँ पड़ती है, नागा अर्जुन की गुफा कहाँ पे पड़ती है, तो बराबर और नागा अर्जुन की गुफाएं जो हैं जहानाबाद में, बिहार का एक ज़िला है जहानाबाद, जिससे 38वां जिला कट के बना था अरवल। ठीक है, तो यहाँ से मिलती है। और ये बताओ, आजीवक संप्रदाय, आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। याद रखो ये चीज़, सीधा प्रश्न आपसे कर सकता है। ठीक है, गुफाओं के भीतर
भीतरी भाग में चमकीली पॉलिश का उपयोग कर इसकी प्रमुख विशेषता थी। जो बराबर और नागार्जुन की गुफाएं थी, किसके लिए बनवाया था अशोक ने? आजीविक संप्रदाय के लिए। अब ये आजीविक संप्रदाय के जो संस्थापक थे ना मक्खली गोसाल, तो जो 24वें तीर्थंकर हैं अपने जिनको वास्तविक बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है, उस टाइम में मतलब उनके पहले मक्खली गोसाल जो है इनका काफ़ी मतलब ये अपने एक उस पे थे, अपने चरम सीमा पे थे कह सकते हैं। मतलब इनका काफ़ी मान जान था, इनको बहुत सारे लोग जानने वाले थे। ठीक है, तो ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। मौर्य काल में मूर्ति के अवशेष पटना एवं उनके आसपास से प्राप्त हुए हैं। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये हल्के भूरे रंग के बालू के पत्थर से निर्मित है। पटना से यक्ष की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये, आगे देखो। पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। अब आपसे पूछेगा कि पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं, आपको तुरंत बताना है। पटना में एक जगह है लोहानीपुर, वहीं से मिली हैं। संभवतः ये जैन तीर्थंकर की मूर्तियां थे। अच्छा, आप लोग ये बताओ, अगर नग्न मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और जैन धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म भी 2 भागों में बढ़ गया था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो बताओ ये श्वेतांबर की मूर्ति होगी या फिर दिगंबर की मूर्ति होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करो इसको। इनका निर्माण जैन शैली में कायोत्सर्ग मुद्रा में हुआ है। ठीक है, पटना सिटी के दीदारगंज में स्थित एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे यक्षी या स्त्री रत्न का नाम दिया जाता है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि यक्षी या फिर स्त्री रत्न नामक मूर्ति जो है कहाँ से मिली है, तो आप पटना, अगर अंदर पूछता है पटना के भी अंदर पूछता है तो दीदारगंज से मिली है। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति नारी की शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप में प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो पाल काल के दौरान स्थापत्य एवं मूर्ति कला के रूप के अवशेष के रूप में मिले हैं। मतलब पाल काल के दौरान स्थापत्य एवं मूर्ति कला के कला रूप के अवशेष मिले हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के मतलब मिले थे, वैसे पाल काल के। अब पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। और गोपाल ही एक ऐसा शासक है, गोपाल ही एक मतलब बंगाल एरिया में ये था, उस टाइम बंगाल बिहार सब एक ही था लगभग। तो जो गोपाल है ना, ये गोपाल पाल वंश का संस्थापक, आपसे अगर कोई पूछे तो पाल वंश का संस्थापक सीधा क्या बताएंगे? गोपाल। ठीक है, अब गोपाल एक ऐसा शासक था जिसको वहाँ की जनता ने चुना था, यानी कि वहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिली थी उस टाइम में। आज के लगभग 1500 साल पहले लगभग की बात हो जाएगी, 1500 साल के पहले की बात है। तो गोपाल। अब देखो यहाँ पे ओदंतपुरी एवं विक्रमशिला महाविद्यालय पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखो ओदंतपुरी तो काफ़ी विख्यात रही है, लेकिन ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय काफ़ी विख्यात है। ठीक है, तो आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी ये भी एक विद्यालय था। ओदंतपुरी और विक्रमशिला विद्यालय मतलब जो महाविहार था, ये कहाँ पे है और इसकी स्थापना किसने कराई थी? देखो विक्रमशिला जो एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराई थी, ये पाल वंश का संस्थापक था। और ओदंतपुरी एवं विक्रमशिला महाविद्यालय ये कहाँ पे पढ़ते हैं? तो एक जगह है भागलपुर एक जिला है। ठीक है, जहाँ से वही गंगा नदी अपनी कटिहार और भागलपुर से सीमा बना के बाहर निकल जाती है, हमने आपको बताया था। तो वहीं भागलपुर में ओदंतपुरी और विक्रमशिला दोनों स्थित है। और इनकी स्थापना किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो आप बताएंगे कि धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था, तो गुप्त वंश के संस्थापक कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो ओदंतपुरी एवं विक्रमशिला महाविहार पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण हैं। इनका निर्माण किससे किया गया? ईंटों से किया गया। आंगन के चारों ओर बरामदे तथा बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे इनकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, गया में निर्मित विष्णुपद मंदिर। तो आपसे पूछेगा विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। अब आपसे अगर यही प्रश्न पूछ ले कि विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर है, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा फल्गु नदी के तट पर है। फल्गु नदी के तट पर है। ठीक है, जो फल्गु निरंजना बाद में पुनपुन से जाके मिल जाती है और पुनपुन फाइनली जाके गंगा में मिल जाते थे। हमने नदी वाले चैप्टर में इस चीज़ को बताया था आप लोगों को। ठीक है,
तो ये किस नदी के तट पर है? फल्गु नदी के तट पर है। पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। पाल काल में मूर्ति कला में पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, पत्थर की भी मूर्ति बनाई गई है और कांसे की भी मूर्ति बनाई गई है। कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार धीमन एवं बिठपाल थे। ये पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी ये मूर्तियाँ सांचे में ढाली जाती थी। इसके अनेक नमूने नालंदा एवं कुकरीहार जो आज का गया है वहाँ से प्राप्त की गई हैं। ठीक है, यानी कि आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि कांसे की बनी मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो आपको सीधा आंसर में देखना है कुकरीहार, अगर है कुकरीहार लगा देना है, नहीं तो फिर गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, पाल काल के पत्थर की मूर्तियाँ जो हैं ये काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हैं। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त हुए। वही मुंगेर, ये मुंगेर एक प्रमंडल भी है, और इसी मुंगेर में लखीसराय और कन्हैया कुमार वाला ज़िला कौन सा है? कन्हैया कुमार वाला ज़िला एक लखीसराय है और एक बेगूसराय है। तो बेगूसराय से कन्हैया कुमार है, तो मुंगेर एक प्रमंडल है, और जो है यहीं पे लखीसराय और जो है आपका बेगूसराय दोनों स्थित है। ठीक है, तो पाल काल के पत्थर की मूर्तियाँ काले बेसाल्ट। अब देखो बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनती हैं, आपको पता होगा बेसाल्ट चट्टानें कैसे बनती हैं। जब हमारे पृथ्वी से मतलब ज्वालामुखी फूटता है तो फिर जो लावा निकल के आता है, अंदर जो जमा हुआ लावा रहता है वो जब बाहर निकल के आता है और बाहर निकलने के बाद ठंडा हो जाता है, तो उसी को बेसाल्ट चट्टानें कहती हैं, कहा जाता है। और बेसाल्ट चट्टानें कैसी चट्टानें होती हैं? ये मूल चट्टानें होती हैं, इनको मूल चट्टानों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं मध्यकालीन स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। मध्यकालीन तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां का मकबरा है। अब देखो, बिहार शरीफ, आपसे प्रश्न पूछेगा कि बिहार शरीफ कहाँ पे स्थित है? आप बताओ। बिहार शरीफ, अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार शरीफ जो है कहाँ पे स्थित है, जैसे तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां का यहाँ पे मकबरा है। अब आपसे ये पूछ ले कि भैया ये किस ज़िले में स्थित है, बिहार का किस ज़िले में स्थित है, तो आप जवाब देंगे कि ये बिहार के जो है नालंदा ज़िले में स्थित है। अब नालंदा, अगर बिहार शरीफ की मैं बात करूँ ना, तो बिहार शरीफ जो है नालंदा का मुख्यालय है बिहार शरीफ। ठीक है, और इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ था। इस पर मुगल शैली का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या है? शेरशाह का मकबरा। हमने बताया था कि सासाराम में है, ये रोहतास ज़िले में पड़ता है। सासाराम में 1945 कह रहे हैं 1545 ईस्वी के मध्य हुआ था। झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है। कैसे आकार का है? जो है अष्टकोणीय आकार का है। और किस शैली में बना हुआ है? अफगान शैली में बना हुआ है। इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं। इसकी छत एवं बृहद गुम्मद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा है। अब देखो, ये इस्लाम शाह कौन था? इस्लाम शाह भी सिकंदर कह रहे हैं, शेरशाह सूरी का ही पुत्र था ये इस्लाम शाह। आगे देखते हैं। मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है। अब बताओ, मनेर कहाँ पड़ता है? तो मनेर भी कहाँ पड़ता है? ये मनेर कहाँ है? ये मनेर भी पटना के अंदर है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में है। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर, मतलब वहाँ का जो प्रांतपति यानी कि गवर्नर था, इब्राहिम खां काकर ने बनाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। सुंदर जालियाँ, ऊंचे चबूतरे, भव्य गुम्बद इसके मुख्य आकर्षक हैं। ठीक है, तो आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि इब्राहिम खां काकर, या फिर आपसे पूछेगा इब्राहिम खां काकर कहाँ का प्रांतपति था? तो गवर्नर, यहाँ का जो है बिहार का एक गवर्नर था। इसी ने जो है क्या बनवाया था? दौलत खां मनेर स्थित मकबरा, शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा इसने बनवाया था। और ये स्थान कहाँ पे है? पटना में है। अब देखो, यूरोपीय स्थापत्य कला में कौन कौन क्या क्या है? देखो, गोथिक शैली में पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज भवन एवं बांकीपुर चर्च एवं पटना सिटी।
आपसे पूछ सकता है कि बांकेपुर चर्च कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है जो है मतलब ये इसका निर्माण किसने करवाया था, तो यूरोपियों ने करवाया था। पटना कॉलेज का निर्माण जो है यूरोपियों ने करवाया था। पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली आदि इसके उदाहरण है, मतलब यूरोपीय स्थापत्य के उदाहरण है। नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन जो नवीन यूरोपीय शैली में बना है, पटना का सचिवालय, उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया गया था। गोलघर, देखो गोलघर यूरोपीय निर्माण कला के गुम्बद कला का प्रमुख नमूना है। अब बताओ हमको कि गोलघर कहाँ स्थित है। आपसे अगर पूछे कि गोलघर कहाँ पे स्थित है, गोलघर, अब देखो ये गोलघर जो है ना, ये जो है एक कह सकते हैं कि इस मतलब इस्लाम धर्म से संबंधित पर्यटक स्थल है, और ये जो है पटना में स्थित है। ये गांधी मैदान जो है, पटना में गांधी मैदान है ना, उसके जस्ट पश्चिम साइड में ये स्थित है। हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण करवाया गया था। अब देखते हैं चित्रकला में, थोड़ा सा देख लो चित्रकला। चित्रकला के बारे में देखो, चित्रकला के बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। पटना कलम, ठीक है, क्या नाम है इसका, पटना कलम, ठीक है। 18वीं शताब्दी में पटना में एक सेकंड भाई, गड़बड़ हो जा रहा है। अब आ गया है बिहार की चित्रकला के बारे में यहाँ दे रहा है, तो बिहार की चित्रकला के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।